Assalamu alaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. Abdullah is not here. इंशाल्लाह कल से वो हमारे साथ होगा, लेकिन आज सिर्फ मैं हूँ। अच्छा जी, एक बात मैं करना चाहती हूँ। अब जब आप दुनिया के से विजुअल्स आ रहे हो ना, और आप देखें कि कोविड की जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी और अब किस तरह ख़त्म हुई हैं। कल बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मैंने देखी। अबू धाबी और दुबई के बीच में पिछले 1.5 साल से एक बॉर्डर था। तो इवन इफ़ यू हैड टू ट्रैवल फ्रॉम दुबई टू अबू धाबी, तो आपको अपना PCR टेस्ट वहाँ कराना पड़ता था। एक मेकशिफ्ट बॉर्डर बना हुआ था और बड़ा ही मुश्किल था एक एमिरेट से दूसरे एमिरेट जाना। तो अब जी कल वहाँ से वो बॉर्डर हटा दिया गया और गाड़ियाँ जो थी वो अंदर आ रही थी। देयर इज़ नो PCR रिक्वायर्ड। 0 समथिंग जो है वो पॉजिटिविटी रेट हो चुका है अबू धाबी का, विच मीन्स देयर इज़ ऑलमोस्ट 1-2 केसेस रह गए हैं कोविड के, विच इज़ अमेजिंग। तो मैं अपने फिगर्स इस वक्त देख रही थी और माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने इतना काम किया और इतनी मेहनत की है कि हमारे फिगर्स जो हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि देखें, आपको पता है कि डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड जब हम गिनवाते हैं, आपको रोज़ ऑलमोस्ट बताते हैं, तो 80-90 में जारी होती हैं। पिछले 24 घंटों में 40 अफराद जो हैं इंतकाल कर गए हैं। 40 भी बहुत ज़्यादा हैं, दीज आर पीपल विद फैमिलीज़, लेकिन एटलीस्ट द नंबर हैज़ कम डाउन अ लॉट। इसलिए मैं मेंशन करना चाहती थी, अगर आप पॉजिटिव नए केसेस देखें जो पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, 2167, 2167, और पॉजिटिविटी रेट तो देख के मैं खुश हो गई हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज पहले तो आपको पता है कि 20s तक बात जा चुकी थी, अब हम 5 से भी नीचे आ चुके हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड, 4.22, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे बात लगी, इसको तो मैं खुशखबरी ही समझूंगी और सोचा कि इससे बात का आगाज़ किया जाए और इस हफ्ते का भी आगाज़ किया जाए। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये नंबर्स जो हैं हमने 0 पे लेके जाने हैं और हम सारों ने मिल के ही ये करना है। सो दिस इज़ समथिंग गुड। उसके अलावा जी ग्रीन लाइन बसेस जो हैं, कराची को बड़ा इंतज़ार था, वो भी बसेस कराची एक खेप ऑफ बसेस जो है वो पोर्ट पहुंच चुकी हैं। सो दैट इज़ समथिंग वील बी टॉकिंग अबाउट। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, वी हैव सम स्टार गेस्ट्स एज वेल। एहसन खान कुछ अमेजिंग काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे और व्हाट दिस एम्बेसडरशिप मीन्स टू हिम, इसके हवाले से भी बात करेंगे उनसे। लेकिन थोड़ी देर बाद सबसे पहले जी ग्रीन लाइन, जो कि सच पूछा जाए तो बस इंतज़ार में ही सालों से हम लोग बैठे हुए हैं कि कोई तो हमारी ट्रांसपोर्ट, सिंध की ट्रांसपोर्ट, कराची की ट्रांसपोर्ट पे नज़र डाले, और इम्पोर्टेंस थे। एंड हेयर वी आर। टूटी फूटी खटारा बसों से सताए कराची शहर के अवाम को तवील इंतज़ार के बाद जी बड़ी खुशखबरी मिल गई है, और कराची ग्रीन लाइन रैपिड बस सर्विस के लिए 40 बसों की पहली खेप कराची पहुंच गई है। और आपको ये भी बता दें कि ड्राइवरों की तरबियत और टेस्ट रन के बाद 2 माह में बसें अपने ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएंगी, विच इज़ मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि आप इसको होते हुए देख सकते हैं। बसें आ गई हैं तो बाकी चीज़ें भी हो ही जाएंगी। पहले मरहले में बसें सरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी, और वफाकी वज़ीर असद उमर ने अगले माह मज़ीद 40 बसें भी कराची पहुंचने का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लें। कराची के शहरियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, आज तक भी एक जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से महरूम है। कराची के अंदर पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनने के लिए जा रहा है। ये पहला खेप है बसों का जो भी हमारे पास पहुंचा है। 40 बसें हैं जो हमारे पास आई हैं, और अगले माह जो है वो तकरीबन नहीं बल्कि 40 बसें और आएंगी। तो टोटल जो है वो 80 बसें जो है इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी। अच्छा जी, असद उमर साहब को तो आपने सुन लिया। ज़रा आपको इसकी स्टोरी बताते हैं कि ये कहाँ से बात शुरू हुई थी। 2016 में शुरू किया गया कराची ग्रीन लाइन रैपिड बस मंसूबा। 2017 में, यानी 1 साल में मुकम्मल होना था, विच ऑलरेडी साउंड्स लाइक अ वेरी बिग डील नहीं हो सकता था। 4 साल ताख़ीर का शिकार रहने के बाद बिलाखिर मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल होता नज़र आ रहा है, और सिंध हुकूमत के मैस ट्रांजिट मंसूबों की अब भी कोई खबर नहीं है। सोचें ज़रा। और ताख़ीर पर गवर्नर सिंध ने भी सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने क्या कहा, सुन लें। जो सूबा सिंध का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम वफाकी हुकूमत की 100% फंडिंग से बन गया है, और अल्लाह का शुक्र है आज वो बसें भी 40 हमारे दरमियान पहुंच गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से हम दरख्वास्त करेंगे कि कराची आकर इस अज़ीम शान मनसूबे का इफ्तिताह करें, जिसके लिए कराची की अवाम मुद्दतों से सिर्फ वादे सुन रही है।
हम सिर्फ ये सुनते रहते हैं कि 2000 बसें आएंगी, 250 बसें आएंगी, 25 बसें आएंगी। 13 सालों में एक बस कराची के लिए नहीं आई। आज ये बसें जो यहाँ पहुंची हैं, ये अपने वादे के पे अमल करने का सबूत है। ये तो आपने सुन लिया और आपको बताएं कि ग्रीन लाइन मंसूबे के बाद लगता है शहर वालों का बेहतर ट्रांसपोर्ट का ख्वाब जो है वो पूरा होने को है। और रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होंगी। ऐसे रंग बिरंगे मंसूबे जो हैं अब भी ऐलानात तक महदूद हैं और सिंध हुकूमत से सवाल किया जाए तो बस तारीख पर तारीख ही मिलती है। बहुत बार हमने ये सवाल किया और एक दफ़ा आपको ये टाइम लाइन हम दिखाना चाहते हैं। येलो लाइन जो है उसका भी फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है और वो कुरंगी से सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। 1000 ब्रांड न्यू बसेस एयर कंडीशन डाउन फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगे ये बसेस जो हैं। तो 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रासिटी है, ये सिर्फ कराची के लिए और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने डेढ़ में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी इंशाल्लाह। ये टाइमलाइन हम आपको काफ़ी दफ़ा दिखा इसलिए भी चुके हैं ताकि ऑफ कोर्स हुकूमत में से सिंध हुकूमत में कोई इसको दोबारा देखे और कहे कि भाई वी नीड टू चेंज दीज थिंग्स। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये भी हम वी विल फाइंड आउट। ये भी आपको बता दें कि वफाकी वुज़रा ने जल्द कराची में सर्कुलर रेलवे समेत मजीद मनसूबों पर भी काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है और वफाकी हुकूमत तो कराची के लिए अपने वादे पूरे कर रही है। हम देख भी रहे हैं अब मनसूबे तकमील तक पहुँचाने की बारी सिंध हुकूमत की है। अब सिंध हुकूमत क्या कर रही है ये भी पता कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया वैस कादिर शाह साहब ने जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिंध हैं। शाह साहब, सबसे पहले ग्रीन लाइन के लिए बसें आना शुरू हो गई हैं, जल्द ट्रैक पर भी नज़र आ जाएंगी। सिंध हुकूमत की तैयारी पूरी है, कब से सर्विस शुरू कर देंगे ये बताएं। ये ग्रीन लाइन की बसेस जो हैं वो पोर्ट पर आ चुकी हैं। 40 बसें हैं, इसकी टोटल 100 बसेस हैं जिसमें से 80 बसेस हैं ग्रीन लाइन की और 20 बसेस ऑरेंज लाइन जो सिंध गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये एक मुआहदा तय पाया था जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलेशन के और बसेस प्रोक्योरमेंट के पैसे SIDCL को दिए थे कि एक ही कंपनी इन दोनों प्रोजेक्ट्स को रन करे। क्योंकि ये मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जब ये बनती जाएंगी लाइंस तो ये इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक है। दूसरी बड़ी बात कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2016 में। नवाज़ शरीफ साहब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसको कंप्लीट होना था कोई 2019 तक या 2018-19 तक इसको कंप्लीट होना था 2 साल में। अच्छा, ये प्रोजेक्ट अभी भी बहुत, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगहों से इनकम्प्लीट है, अभी तक वहाँ बना हुआ नहीं है। मेरी सजेशन इसमें हमने मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं SIDCL को, उनसे बात हुई है। उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि देखें जल्दबाजी इसमें आप ना करें, पेशावर BRT जैसा इसका हाल ना करें। आप पहले अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करें, कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल कर दें और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से इस BRT को ऑपरेट करें ताकि इसका जो स्कोप है, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, ये उसको फुलफ़िल कर सके। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में रिबन कटिंग सेरेमनी की जल्दी में आप लोग इसको ये 40 और 80 बसों से आप चला तो देंगे लेकिन इसमें जो बाद के प्रॉब्लम्स आएंगे वो इर्रिपेयरेबल होंगे। तो ये मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, आज भी कह रहा हूँ कि ये अगर इसको 3-4 महीने और भी लग जाते हैं तो पहले प्रॉपरली आप बसेस को भी ड्राई रन कर लें, बसेस को भी चेक कर लें। आप क्यों कह रहे हैं, मतलब जो चीज़ हो रही है, जो फाइनली हो रही है, उसको भी आप कह रहे हैं 3-4 महीने और ट्राई कर लें तो बेहतर होगा। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, बाकी मुल्क में जहाँ मेट्रो बसें, ट्रेनें चल रही हैं वो सूबाई हुकूमतों ने बनाई हैं, लेकिन कराची में ये काम भी वफाक को ही करना पड़ा है। ये तो आप ऑब्वियसली एक्नॉलेज करेंगे, बहुत ताख़ीर हुई लेकिन कुछ तो हो ही गया। आप नहीं समझते कि अब सिंध हुकूमत की बारी है कि जिन दर्जनों रंग बिरंगी लाइनों का जिक्र होता रहा है ऑल दीज ईयर्स, उनमें से कोई एक ही बनाकर चला दें, एटलीस्ट वफाक को ही दिखा दें जी वी कैन डू दिस। टू द पॉइंट आपको बताऊं कि रेड लाइन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की
और सिंध गवर्नमेंट मिलके बना रहे हैं। हमारा डोनर इदारा है, इसमें 6-7 डोनर इदारे हैं, लेकिन लीड इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। वो इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में अक्टूबर तक या नवंबर तक चले जाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हमारे सारे एग्रीमेंट्स फाइनल हो चुके हैं, साइन हो गए हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड आ चुका है। देखिए, जब आप किसी फ़ॉरेन इदारे के साथ काम करते हैं तो आपको उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। इसकी ताख़ीर की वजह बहुत सी हैं, लेकिन एक छोटी बता दूँ कि देखिए, पाकिस्तान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे साथ, लेकिन अब क्या वजूहत थी, मैं किसी पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं डालूंगा, लेकिन वो पेशावर BRT वाले में जो इश्यूज़ आए, जो अब तक उस पर उंगलियां उठ रही हैं, जो अपनी इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, उसके बाद एक तो ये प्रोजेक्ट को जो सिंध का था रेड लाइन का एक्नेक में रोका गया। बहुत से इश्यूज़ हमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ आए, और उसके बाद इस डोनर इदारे ने जब वहाँ पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ और वहाँ पे क्या साराइयाँ उस प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट हुई, तो वो छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ को दोबारा रीवैल्यूएट कर रहे हैं। तो उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, सारी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उनको ये टाइम दरकार है। हमारी तरफ से इसमें कोई डिले नहीं है। कराची को जो बड़ी लाइन मिलने जा रही है, रेड लाइन, जो प्रोजेक्ट अपनी नौयत का एक मुनफरद प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बायोगैस फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। इस पर किसी और प्रोग्राम में आपको तफसील बताऊँगा। और इसके साथ साथ एक छोटी सी डिस्कशन ये भी आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलकर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, येलो लाइन जो कोरंगी से आएगी इंडस्ट्रियल एरिया से, उसके भी कंस्ट्रक्शन फेज़ का दिसंबर-जनवरी में स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमारे एग्रीमेंट सारे उनके साथ साइन हो गए हैं, और दोनों डोनर इदारों के साथ हम मेगा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक कंस्ट्रक्शन फेज़ में चले जाएंगे। देखिए, अगर सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे सिर्फ ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के मसले पे मसला हल नहीं कर रही। इंशाल्लाह इस माह के आखिर तक हमारा फीडर बसेस का जो एग्रीमेंट है वो भी तय पा जाएगा। शाह साहब, आपकी भी पोजीशन बड़ी मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने भी कन्विंस करना है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। बात ये है कि बाकी सारे कर लेते हैं। आपने पेशावर BRT की बात की है, सो ऑफ कोर्स वो चलेगी तो कुछ टीथिंग इश्यूज निकलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, फिर वो ठीक होंगे। एटलीस्ट वो चल तो रही है। तो ये सोचना कि जब तक परफेक्शन नहीं होगी जी हम कुछ नहीं करेंगे, बायोगैस, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये सारी किताबी बातें हैं। इस वक्त ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में जो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। हम इधर ही बैठे हैं, हम देख लेंगे, अगले महीने तो अक्टूबर आ भी गया है। अच्छा, फाइनली शाह साहब ये ज़रूर बता दें कि कराची में वफाक ट्रांसपोर्ट के ग्रीन लाइन मंसूबे के बाद कराची सर्कुलर रेलवे पर भी काम करेगा, ये उनका कहना है। तो ये तासुर बड़ा जोर पकड़ रहा है, चाहे आपको ये अच्छा लगे कि नहीं, कि आईनी तौर पर ये सब जिम्मेदारियाँ पीपल्स पार्टी ने खुद सूबों तक पहुँचाई थी, लेकिन फ़ायदा जो है वो किया जब सब करना वफाक ने ही था। तो सवाल हमारा ये है कि वफाक सारा कर रही थी तो आपने ये सारी फ़रोग दिया इस चीज़ को, लेकिन आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत का वादे पूरे ना करना इस तासुर की वजह बना है? ऑब्वियसली इसको फ़रोग मिल रहा है, बताइए। वफाकी हुकूमत ने यहाँ सिंध में किया क्या है? मुझे एक प्रोजेक्ट बताएं जो उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसकी उन्होंने ग्राउंड लेइंग सेरेमनी की है या ग्राउंड ब्रेकिंग की है। क्या किया है उन्होंने जो वादे किए 163 अरब रुपए के 1 रुपया नहीं आया, 1100 अरब रुपए 1 रुपया नहीं आया। अब वो KCR का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। देखें, ये मजाक सिंध के लोगों के साथ ना करें, ये मेरी कौम सुन रही है। मैं तो चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ असद उमर साहब को भी बिठा दें, ताकि हमारे नाजरीन, हमारी कौम सुन सके कि सच और झूठ है क्या। जब KCR का प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी हो गया था कराची के लिए, उसका फ्रेमवर्क भी तय पा गया था और 1-2 मीटिंग्स बाकी थी जिसमें यह तय पा जाता, कन्फर्म हो जाता KCR CPEC में, और CPEC से उसकी फंडिंग होती, और KCR इस वक्त तक उसका तामीर का काम काफ़ी हद तक चल भी चुका होता और मुकम्मल होने के करीब भी होता। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट के जो हमारे अरस्तू बैठे हुए हैं, इन्होंने KCR को कराची के प्रोजेक्ट को ड्रॉप करवा दिया और ML1 का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दिया। अब ये बात ये किसी के सामने नहीं कहेंगे, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो मैं कोई ज़बानी कलामी या कोई हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड बात है। और अब इस वक्त जब वो 163 बिलियन नहीं दे सके और अब कोई 300 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट, क्योंकि डॉलर जिस तरह बढ़ता जाएगा इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी,
ये आएंगे और सुना है यहाँ पे वो एक रिबन कटिंग सेरेमनी होगी, एक नकाब कुशाई तख्ती की किसी की होगी और आके ये वाह होगी और फिर आप सोशल मीडिया पे इनके फिर आप देखेंगे यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं करना है इन लोगों ने। यहाँ पे अगर कुछ सीरियसनेस होती तो उसको CPEC में टेकअप करा लेते। और एक छोटी सी बात ऐड ऑन कर दूँ इस चीज़ में, इस वक्त जो फ़ंड मुख्तस है KCR के स्ट्रक्चर्स के लिए, उसमें 18 अरब कोई 17 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे डिपार्टमेंट दे रहा है, बाकी 6 बिलियन रुपीस सिंध गवर्नमेंट के हैं। सिंध गवर्नमेंट अपना शेयर दे रहा है। ये हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है सूबे की, जो हर महीने हमारे पैसे का शॉर्टफॉल आता है फेडरल रिसिप्ट्स में, उसके बावजूद भी हमने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा शेयर दे रहे हैं KCR में। ऑलराइट, उवैस कादिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन आवाम जो हमें देख रही है उनको बस एक छोटी सी बात याद दिला दूँ। वैसे तो वी कैन गिव यू 100 एग्जांपल्स, लेकिन एक ऑरेंज लाइन की ही आपको एग्जांपल दे दें। ऑरेंज लाइन जिसकी पूरे अगर आप देखें 4 किलोमीटर्स की छोटी सी एक लाइन है। 5 साल पहले ये मंसूबा जो है वो शुरू हुआ था, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये मनाजिर हम आपको उसी के दिखा रहे हैं। सो इट स्टार्टेड ऑरेंज लाइन 4 किलोमीटर्स ओनली। ये कोई बहुत महंगा प्रोजेक्ट भी नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद ये पूरा नहीं हुआ तो फिर हम क्या उम्मीद रखें कि आगे क्या होगा। लेकिन उम्मीद अभी भी है हमें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट दिस वॉज जस्ट अ लिटिल एग्जाम्पल जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा जी, लेट अस गो टू समथिंग एल्स और लेट्स चेंज पेस है। आपको बताएं और याद दिलाएं एक दफ़ा फिर कि पाकिस्तानी नौजवान हर मैदान में मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, चाहे उन्हें इस शोबे में ज़्यादा सहूलतें हासिल हों या ना हो। जैसे कि आपको बताएं कि ओलंपियन तला तालिब, अरशद नदीम और हैदर अली इसकी वाज़े मिसाल हैं। और इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए वेट लिफ्टर खदीजा और शफक पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए पुरअज़म हैं। दोनों बहनों की निगाहें जो है वो साउथ एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने पर लगी हैं। ये कुछ क्लिप्स भी आप उनके देख सकते हैं कि कितनी मेहनत का काम है। शफक और खदीजा के वालिद वहीद डार साबिक कौमी वेट लिफ्टर और कोच रहे हैं और उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि उनकी बेटियां भी कामयाब वेट लिफ्टर्स बने। ओलंपिक वेट लिफ्टर तलहा तालिब के वालिद की निगरानी में ट्रेनिंग करती हैं। ओलंपियन वेट लिफ्टर तलहा तालिब दोनों बहनों को टिप्स देने के साथ साथ खूब हौसला अफजाई भी करते हैं। दैट इज द स्पिरिट। क्योंकि आपको पता है कि जहां आपको ऑफिशियली हुकूमती साइड से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी जितनी बाकी मुल्कों में हमने देखी है, तो लिहाजा जो ओलंपियंस खुद एक्सपीरियंस करके आए हैं, दे आर द बेस्ट पीपल टू गिव टिप्स एंड एडवाइस, विच इज़ अमेजिंग। मैं तो हैरान हूँ इन लड़कियों पे भाई, और मुझे कुछ यकीन है कि कुछ ये जीतेंगी ज़रूर और फिर हम इनसे बात भी करेंगे इंशाल्लाह। वी हैव हाई होप्स फॉर देम। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि बच्चों के साथ तशद्दुद, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की रोकथाम के लिए माशरती शऊर पैदा करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारे नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ने मारूफ अदाकार एहसन खान को अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है। अदाकार एहसन खान हकूक़ पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए बतौर खैर सगाली सफ़ीर यानी गुडविल एम्बेसडर खिदमात सर अंजाम देंगे। हकूक़ के पाकिस्तान प्रोजेक्ट NCRC और यूरोपीय यूनियन का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। एहसन खान इससे पहले भी कई फलाही और समाजी इदारों के साथ बतौर सफ़ीर काम कर चुके हैं। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम काज के लिए एहसन खान को बेहतरीन इंतखाब करार दिया जा रहा है और एहसन खान विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली। उनसे हम बात भी करेंगे। गुडविल एम्बेसडर की जिम्मेदारी संभालने पर कई शोबिज़ शख्सियात एहसन खान को मुबारकबाद भी देते रहे हैं, विच इज़ कमेंडेबल। इनका इतनी अच्छी रेपूटेशन है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ही इज़ द फर्स्ट चॉइस आई वुड से। एहसन खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप तो बड़ा हमारे शो जियो पाकिस्तान का फ्रॉम द इंसेप्शन बड़ा हिस्सा रहे हैं। ये बताइएगा एहसन, बच्चों के हकूक़ के कौमी कमीशन की जानिब से आप सफ़ीर मुकर्रर किए गए हैं, कितना बड़ा एजाज़ और कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके लिए? चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड एब्यूज़ के ख़िलाफ़ बात करने के लिए मैं हमेशा एक्टिव रहा हूँ। इनफैक्ट आपके प्रोग्राम में ही काफ़ी मरतबा आ चुका हूँ इसी सिलसिले में। आई एम हम्बल्ड, आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट दिस ग्रेट इनिशिएटिव। और मुझे ऐसा लगता है कि
मेरी एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी लग गई है कि मैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूं, बात करता रहूं और इस बात को हम उजागर करते रहें मिल के, आप जैसे दोस्त हम सब मिल के तमाम चैनल्स बात करते रहें इस पर। अब आप देखिए कि खुपरा में एक बच्ची जो शायद 5 या 6 साल की है, उसको एक दुकानदार ने रेप किया, फिर उसको मार दिया गया। इसी तरह कराची में एक 7 या 8 साल की बच्ची के साथ भी ये ज्यादती हुई है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये काम यकीनन एक बहुत जिम्मेदारी का है, लेकिन असल जिम्मेदारी तो ये है कि हम अपनी सोसाइटी में ऐसा इमेज, ऐसा पैगाम ये कॉन्स्टेंटली बार बार हैमर कर सकें कि ये एक गलत काम है और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए और इस तरह के लोग जो है वो पकड़े जाने चाहिए और लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इट्स अ स्ट्रगल। ख़ास तौर पे कभी हम भी इस फोरम पे बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि गलत काम को समझाना किसी को कि जी ये गलत काम है, गलत काम तो गलत काम है, समझाने की ज़रूरत भी क्यों पड़ रही है, लेकिन बहुत ज़रूरत है। ऐसा ये बताइएगा, बच्चों के हकूक़ के लिए पाकिस्तान में कौमी कमीशन जैसा इदारा मौजूद है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस इदारे ने अब तक बच्चों के लिए क्या करके दिखाया है और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं, आप कुछ बताएं हमें। बिल्कुल, बड़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी इस सेंस में बहुत ज़्यादा है कि इस टॉपिक पे बात करना, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना। सबसे पहले तो इस इदारे ने ये ठाना है कि हम मिल के, मुझे जब ये ऑन बोर्ड लेते हैं तो ये ठाना है कि हम मिल के इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। वेबिनार्स होंगे, कैंपेन चलेगी, सेमिनार्स होंगे, डिस्कशन होगी, प्रेस रिलीज होगी। पेमरा को अभी इन्वॉल्व करने का इरादा था कि चैनल्स पे हम ये वीडियो क्लिप्स जो बना रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं इसकी कैंपेन के लिए वो चला सके, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना। देखिए, आप जानते हैं दैट अनलेस एंड अनटिल किसी चीज़ पे अटेंशन ना दिलवाई जाए, उस पर बात ना हो, उसका हल नहीं निकलता। तो नेचुरली सबसे पहले बढ़ के है कि लोगों की अटेंशन इस तरफ हो, जो कि मैं पिछले 3-4 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल शुड टॉक अबाउट इट। अटेंशन होनी चाहिए, माँ बाप टेंटेटिव हो जाएं, माँ बाप सोचें कि हमें अपने बच्चों को, ये जो का वाकया मैं बता रहा हूँ, इसमें फिर एक बच्ची जो है वो कुछ खरीदने गई थी अकेली दुकान पर, जहाँ पे ये दुकानदार ने उसको इस जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, मर्डर कर दिया। इट्स सो इजी, सॉफ्ट टारगेट। तो हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है सबसे पहले इस इदारे के थ्रू भी, मेरे थ्रू भी, कि अवेयरनेस क्रिएट हो, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Listen, you are right. इतनी कहानियाँ और दिल दहला देने वाली कहानियाँ, we will not get into that. आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में बच्चों को जिन मसाइल का सामना है, आपकी नज़र में उनमें सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिस पर फौरी काम होना चाहिए? अच्छा, देखिए, ये तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इश्यूज दैट वी हैव। इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि अगर हम बात करना शुरू करें तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चों को हम फ्यूचर जनरेशन कहते हैं अपनी, और हमारे बजट में या हमारी इन्वेस्टमेंट्स बच्चों पे कितनी ज़्यादा है, हमारे पास कितना बजट है बच्चों पर स्पेंड करने के लिए, क्या उनकी फ्री एजुकेशन के लिए, उनके स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके कोर्सेज के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए, उनके हेल्थ इशूज़ के लिए, उनके नफ्सियाती मसाइल के लिए। आप बेगरी का मसला है, आप देखते हैं सड़कों पे बच्चे फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, किस तरह से आप अंडर एज चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। उसके साथ साथ जिस तरह तालीम नहीं दी जाती, आई मीन पीपल आर नॉट बॉदर्ड इवन इन सिटीज़। मेरे घर के पास एक फैमिली है जो कहीं पे चौकीदार हैं और उनके बच्चे जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि दे नॉट गोइंग टू स्कूल। एंड देन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, देयर मेंटल अब्यूज़, इतना ज़्यादा है कि हम आए दिन खबरें सुनते हैं। तो उसमें माँ बाप की, सोसाइटी की, मेरी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनको किस तरह अवेयरनेस उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, हम सोसाइटी में क्या उनको सिखा क्या रहे हैं, हम उनको क्या तालीम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान, यू हैव अ फुल प्लेट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज वाकई जो आपने गिनवाई हैं चीज़ें वो तो इतनी रैम्पेंट, इतनी ज़्यादा हैं कि अभी तो हम बच्चों को इसलिए भी बचाना चाहते हैं बिकॉज नाउ वी हैव सो मेनी अडल्ट्स कमिंग आउट विद देयर स्टोरीज कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था, तो लिहाजा हमें पता है कि इसका असरात क्या होते हैं। अब तो बड़ी खुली बात हो चुकी है कितने वजूहात में, कितने एवेन्यूज़ में बच्चों के साथ ये सलूक किया जाता है। एंड यू आर अ गुड एम्बेसडर, वी हैव हाई होप्स फॉर यू। वी हैव आवर गेस्ट इन द स्टूडियो, तो आपको
बताएं कि जी मोटरवे पुलिस ने सफ़र को महफूज बनाने के लिए अहम कदम उठा लिया है और पाकिस्तान में पहली मरतबा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मोटरवे पर ट्रैफिक की निगरानी शुरू कर दी गई है। और कराची से हैदराबाद की बात हो रही है। हमने अपनी हेडलाइंस में शायद लाहौर से मुल्तान कहा था, लेकिन एक्चुअली हम कराची से हैदराबाद की बात कर रहे हैं। कराची से हैदराबाद जाने वाली मोटरवे पर पेट्रोलिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी और ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ वर्जियों और जराइम की रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल से यकीनन बड़ी मदद मिलेगी। ये कुछ शॉट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया अली शेर साहब ने, जो कि DIG नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस साउथ है। अली शेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आए हैं। थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है, जब हम कराची से हैदराबाद की बात करते हैं तो क्या ये हाईवे है या मोटरवे है? मैंने तो समझा था हाईवे है। एक्चुअली मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। मोटरवे वो है जो मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड हो और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो, वहाँ पे फेंसेस लगे हुए हों, डिवाइडर हों, बिल्कुल कोई ब्लॉकेड ना हो, कोई क्रॉसेशन ना हो, तो उसे मोटरवे कहते हैं। हाईवे ये है कि आपको लिंक रोड्स ज्वाइन करते हों, बहरहाल कुछ डिसिप्लिन्ड हों। तो दोनों में फ़र्क ये है कि ये कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड, यू आर सपोज टू पे फॉर मोटरवे, वो टोल आपका आ जाता है। ये टोल प्लाजा सारे वो हाईवे पे भी हैं, वो थोड़े से कम होते हैं क्योंकि फैसिलिटी कम है, तो जाहिर है पेमेंट भी कम होगी। वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन या उनके तो हम इस स्ट्रेच को कराची टू हैदराबाद 130 किलोमीटर्स फ्रॉम कराची टू हैदराबाद एंड दैट्स अ मोटरवे, इट इज कॉल्ड मोटरवे। लवली, क्योंकि हमने उसी रोड पे इतने मतलब टांगे भी जा रहे होते हैं, रिक्शे भी जा रहे होते हैं, लोग हर ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, तो उसको देख के लगा कि नहीं ये हाईवे है, ये मोटरवे नहीं है। लेकिन चलें छोड़े इस बात को। ये ड्रोन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त आइडिया है, तो क्या ये दुनिया में हो रहा है जो अब हम इधर मुतारिफ करा रहे हैं? मैम हमेशा आपको पता है कि मोटरवे का कॉन्सेप्ट या हाईवे का कॉन्सेप्ट दैट बेटर 100 साल पहले यूरोप में स्टार्ट किया था। राइट। हमने 97 में विजुलाइज किया और 2002 में आके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक ही सेगमेंट था जहाँ पे लाहौर से लेके इस्लामाबाद और सेगमेंट 2 इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक था। अब ज़रूरत पड़ी, आपको पता है कि मिनी पाकिस्तान कराची है, श्योर, बिल्कुल, थर्ड इन द वर्ल्ड है, बिल्कुल। तो यहाँ की पॉपुलेशन और ट्रैफिक जो फ्लो है वो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं कुछ मोटरवेज हैं जहाँ पे इतनी प्रेशर है जो इस सेगमेंट पे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा जी इनको मोटरवे बना देते हैं। स्पेक्स पॉइंट व्यू आज भी आप देखेंगे स्पेक्स जो ओरिजिनल स्पेक्स हैं ये मोटरवे उस लेवल का नहीं है। वहाँ पे ये है कि आपके 50 किलोमीटर पर आवर की गाड़ियाँ आपके मोटरवे पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली सुपर हाईवे था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक विलेजेस वहाँ पे बने हुए हैं, हमने सॉर्ट आउट नहीं किया। एक पार्ट हमारा ये लयारी एक्सप्रेस वे है, वो भी मोटरवे का पार्ट है। आपको पता है कि 20 साल हमें लगे सिर्फ हम इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए और उसी स्पेक्स में लाने के लिए। अब हुआ ये कि जब इतना प्रेशर हो, जब ओरिजिनल कैपेसिटी आपकी 30,000 फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो, वहाँ पे आप 1.5 लाख पे पहुँचे कि आपके पास लेन की कैपेसिटी भी कम हो, तो लेन वायोलेशंस और क्राइम के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। That's right. वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऑफिसर्स मोटरवे की एक आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस काउंट होता है, उनका रिसर्च माइंड एक होता है, थिंक टैंक्स बैठे रहते हैं। उन्होंने सोचते सोचते ये चीज़ जहनों में रखी, जो कॉन्सेप्ट अपना ड्रोन का है। पहले आपको पता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शादी ब्याह में ये इस्तेमाल होते थे। और ड्रोन सबसे पहले तो आपको पता है कि ड्रोन एक गलत चीज़ से ही स्टार्ट हुआ, जो कि पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। तो उसके बाद वजह लगा कि वो तो एक ड्रोन है, उससे तो आप बड़े काम करवा सकते हैं। तो फोटोग्राफी, कैमरा सर्वेलेंस, जिस तरह ये चीज़ें आप हमारे पास जब हमने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, डॉक्टर कलीम इमाम साहब आपको पता है IG सिंध रहे, उनके थोड़े से ज़्यादा फोकस भी थी कि कराची मिनी पाकिस्तान जब है, इनकी ज़रूरियात भी ऐसी हैं और हैदराबाद से कनेक्टिविटी है। आपको पता है कि हमारे पोर्ट्स यहाँ से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अली शेर साहब ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब आपको पता ही है कि लाहौर मुल्तान मोटरवे पे जब वो ज़्यादती का एक किस्सा आया, तो तब से मोटरवे पे भी ट्रैवल करने का एक खौफ सा आ गया था। ऑल्दो मोटरवे को हम बड़ा सेफ अदरवाइज समझते थे, तो क्या उसका भी कोई रीज़न, वो वाला भी एक रीज़न था कि हमें ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम करनी है? ऑब्वियसली ट्रैफिक कवानीन को तो आपको मद्देनज़र रखना है, लेकिन देन देयर आर अदर क्राइम्स।
मैं बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज़ तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, ज़रूरत नहीं थी बहरहाल इसलिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सियालकोट मोटरवे था जहाँ पे ये ज़्यादती हुई थी, नंबर 1। वो मोटरवे पुलिस के पास नहीं, ऑफ कोर्स 6-8 महीने के बाद आज हमारे पास है। अच्छा, वो वाला स्ट्रेच जहाँ ये वो हमारे पास पैच उस वक्त नहीं था। जी बिल्कुल, उस वक्त भी इस पे बात हो रही थी। वो क्लैरिफिकेशन तब हो गई थी, सब्सिक्वेंटली उनकी इन्वेस्टिगेशन पे हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर है। मैं नहीं कहता ज्यादती तो हो गई है, पाकिस्तानी किसी के साथ ज्यादती हो सारे पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन खैर वो एक इंसिडेंट ऐसा था, उसको देखिए कभी कभार आप ये आइडियाज़ आप ज़रूर ले लेते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर हुआ है कि उसको हमने ये इसमें अपने प्रोग्राम और एजेंडा में शामिल कर दिए। नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त ये है, आपको पता होना चाहिए कि मोटरवे के 2 प्रिंसिपल्स बहुत मशहूर हैं दुनिया लेवल पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहा कि जी आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस है, करप्शन लेस डिपार्टमेंट है, हैरेसमेंट लेस है। यहाँ पे आपको लेडीज़ भी आपको ऐसे ही काम करते नजर आएंगे। वर्क प्लेस इतना कंड्यूसिव है कि वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि किसी लेडीज़ के साथ थोड़ी भी ज्यादती हो। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने मेंशन भी किया। शेर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रोन ऑपरेटर्स जो हैं, ये जो 2 ड्रोन आपने बताया कि 2 ड्रोन्स हैं इस रूट पे, तो वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, फिर वो किस तरह कनेक्ट करते हैं अपने ग्राउंड स्टाफ से या पुलिस से कि अब आप वहाँ जाएँ, या किस तरह ये सारा चलेगा? देखिए आपको पता होना चाहिए ड्रोन हमेशा आपके रिमोट कंट्रोल से। जी बिल्कुल। इनकी जो कवरेज एरिया है वो 1.5 किलोमीटर से लेके 17 किलोमीटर तक है। 17 किलोमीटर तक आप मुझे बताएं, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो, और आपको नाइट विजन फैसिलिटी भी हो। अगर 17 किलोमीटर एक साइड पे आप कवर कर लें, 17 दूसरे किलोमीटर 34 किलोमीटर आप कवर कर सकते हैं। अगर गाड़ी में मूव करेंगे तो टोटल मोटरवे को आप कवर कर सकते हैं आराम से। जब मॉनिटरिंग हो ना, तो आपकी कार जो टाइम पीरियड है, रिस्पांस जो है ना, वो आपका 6 से लेके 8 मिनट है। ये सिर्फ मेरा क्लेम नहीं है, हमारे मीडिया के दोस्त हमने ऑन ग्राउंड लेके गए बताए बगैर, उनके गाड़ी में बैठ के 130 को कॉल किया, हम सफ़र ऐप पे आ गए, उन्होंने जब कॉल किया तो हमारा रिस्पांस टाइम होता है 6 to 8 मिनट्स। अगर इससे पहले तो हो सकता है, बाद भी नहीं होगा। तो वजह यह है कि अगर 8 मिनट में कोई भी क्राइम भी करना चाहे तो इस वक्त ये चीज़ें आपको पता है कि हम हाईलाइट इसलिए नहीं करते कि लोगों में एक खौफ व हरास वाली बात ना हो। इसी लियारी एक्सप्रेस वे हमारे पास है, कुछ पैचेस हैं जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वहाँ पे क्या करते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा, वो आपको उस पे नजर रखनी पड़ती है। किडनैपिंग के केसेस की जो अपार्ट हमने केसेस किए हैं, वो वजह ये है कि जब आप मॉनिटर करते हैं, इनको पता ही नहीं है कोई बंदा हमें देख रहा है, कैमरा का आंख तो देख रहे हैं ना, उसको हम सपोर्ट करते हैं अपने मैन पावर से। अच्छा सर, आप बल्कि हम लियारी एक्सप्रेसवे की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी बता दें कि लियारी एक्सप्रेसवे हैवी ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया गया है? जी जिस तरह वहाँ जी नहीं, इट इज़ जी नहीं। ज़बरदस्त। एक और जो हमें सवाल, लेकिन अच्छा, सिंध हुकूमत ये तजवीज़ क्यों कर रही है कि इस पे हैवी ट्रैफिक, मतलब वो उस काबिल है, और क्या सोचा था कि इसी रोड पे, इसी एक्सप्रेसवे पे हैवी ट्रैफिक चलेगी? आप कह रहे हैं कि चल सकती है। मैम बदकिस्मती ये है कि कहते हैं कि जो बंदा जिस काम का है उसी से पूछा ही नहीं जाता। हमारे जितने फैसले होते हैं हम करके फिर पछताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इवन हाईवे या सुपर हाईवे जो कहते हैं, इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 58 टन है, जो गाड़ी की कैपेसिटी होनी चाहिए। और बदकिस्मती से कभी कभार ऐसे फैसले किए जाते हैं जो 120 टन की गाड़ियां चल रही हैं, तो रोड की हालत क्या होगी? मेरी कैपेसिटी, आपका काम यह है कि पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई अथॉरिटी नहीं होती, आप पॉलिसी मेकर्स को कन्वे कर देती है। श्योर सर, मैं आपसे पूछ इसलिए भी लग रही हूँ क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं है और येट उस पर चलता सब कुछ। एक और सवाल जो इस वक्त लाइव हम बैठे हुए हैं तो सवाल आ भी रहे हैं, नूरियाबाद के पास एक स्ट्रेच है मोटरवे का जिसकी बहुत ही बुरी हालात हैं, बल्कि हम ये देखें सड़कों की कुछ दिखा भी रहे हैं कि क्या हालात हैं। तो ये पूरी लेयर्स उसमें टूट सी गई है और लेयर्स आ गई हैं, तो इसकी भी कोई, इस पे भी कोई काम हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये मोटरवे है, मतलब इस पे तो आपको पता है कि एक स्पीड आपने मेंटेन भी करनी है। ये मैडम सवाल ऐसा ही होता है कि जैसे कोई बंदा ये कहे कि जी ये लॉ डिफेक्टिव है। लॉ बनाना आपको पता है कि पार्लियामेंट का काम है, मेरा काम है उनको इन्फोर्स करना। लेकिन आपने देखा रोड तो बनाना जो है वो NH+ कुछ इदारे हैं FWO, वो काम बिल्कुल।
हमारा काम है इन्फोर्समेंट। मुझे पता नहीं है उनकी लिमिटेशन क्या है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये एक रीज़न तो मुझे पता है कि वहाँ पे जहाँ पे आपकी रोड कैपेसिटी वेट जो एक्सल लोड हम कहते हैं वो होना चाहिए कितना 58। एब्सोल्युटली, आपने बड़ी बात अच्छी की है। तो जहां आप देखते हैं ये वायलेशन हो रही हो कि जी इस रोड की तो कैपेसिटी ये है लेकिन हैवी ट्रैफिक, मतलब वहां आप फिर इन्फॉर्म करते हैं या फिर जैसे कि आपके पास दो चैनल्स हैं। एक तो ये है कि गाड़ियों को इम्पाउंड कर दें। श्योर, देखें दुनिया में कहीं भी आप देख लें, मैं वेस्ट का मिसाल नहीं देता क्योंकि ये कंपैरिजन एक ऐसा है कि इट विल बी नाइफ टू गिव सच एग्जांपल्स। मैं सिर्फ एक चीज़ कह देता हूँ, दुनिया में जितनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है ना वो आपके रेलवे के थ्रू होना चाहिए या शिपिंग में। बेशक अगर दोनों आपके फेलियर हों तो लोगों को तो अपनी चीज़ें तो भेजनी है और फिर ये हालात भी होंगे, ये हालात होने हैं। लेकिन इंशाल्लाह जी अब बहुत बेहतरी आने वाली है बिकॉज ये सर्वेलेंस वाली जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की आपने बात की है ये बहुत दिस इज द नीड ऑफ द आवर एज वेल, इसको कहा जा सकता है। और लकीली लीड आपने किया, आपसे मुराद है कराची और सिंध ने किए। हमें बड़ी खुशी होती है। फर्स्ट चालान, और आपको बता दूं कि ये बड़ी बात है, ये कराची के शहरियों को रिकग्नाइज करना चाहिए। ये ऑफिशियली ड्रोन हमें नहीं मिला था, यहाँ की डोनर्स ने, सैलानी वालों ने और डोनर्स ने पहला ड्रोन हमें डोनेट किया था जिसको हमने ये यूज़ करके लीड किया। अभी सारे पाकिस्तान में ऑफिशियली ड्रोन लिए जा रहे हैं। ज़बरदस्त है कि यही तो बात है। और बाय द वे कराची के हवाले से हम ये कहते भी रहते हैं कि इतना खुला दिल है लोगों का कि जहां वो देखते हैं कि कोई ज़रूरत है, ये वॉइड है एक और इसको फिल करना है तो आवाम खुद ही आ जाती है। और जिस तरह के आपने कंफर्म भी कर दिया, अली शेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और एक दफ़ा फिर जी आज हम आपको एक बहुत ही अहम बात बता रहे हैं जो एक दो दिनों से आपको बता रहे हैं और याद दहानी भी करवा रहे हैं कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए व्यूअर्स चॉइस के तहत वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स की 8 कैटेगरीज हैं जिसमें नाजरीन जो हैं, व्यूअर्स जो हैं अपने पसंदीदा अदाकार, अदाकारा, टीवी राइटर, बेहतरीन डायरेक्टर, उभरते हुए टैलेंट और बेहतरीन OST के लिए वोट कर सकते हैं। और हमें पता है कि पाकिस्तान में हमारे जो टीवी ड्रामाज हैं वो कितने शौक से देखे जाते हैं और लोगों के इतने ओपिनियंस होते हैं, इतने फेवरेट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल आप ही के लिए है कि आप खुद वोट कर सकते हैं हु यू थिंक डिजर्व्स टू बी देयर। वोटिंग का तरीका बहुत आसान है और आपने सिर्फ www.luxstyle.pk की वेबसाइट पर जाना है और अपने पसंदीदा स्टार को वोट कर देना। और मुझे इसलिए पता है कि बड़ा आसान है करना क्योंकि मैं कर चुकी हूँ। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज नॉमिनेटेड फॉर एक्टर्स अवार्ड और हमने जी उसके लिए वोट किया है। सो दैट इज़ इट, आप ज़रूर ये कीजिएगा। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि मुल्क भर में पोलियो के खात्मे के लिए कौमी सतह पर भरपूर मुहिम जो है वो जारी है जिसमें 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन भी इस मामले में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और कतरे पिलाओ पोलियो से लड़ जाओ, बाय द वे दिस इज़ द टैगलाइन, कतरे पिलाओ पोलियो से लड़ जाओ मुहिम के तहत लोगों को ख़ास तौर पर घर के बुज़ुर्गों को पोलियो के कतरों की अहमियत से आगाह किया जा रहा है क्योंकि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मकसद ये है कि माशरे में पोलियो वैक्सीनेशन से मुतालिक गलत फहमियों को दूर किया जाए। बच्चों के वालिदैन समेत दादा दादी जो कि बहुत ही बिग रोल होता है उनको भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए कि बच्चों की सेहत कितनी अहम है। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में 2 ममालिक रह गए हैं जहां पोलियो केसेस मौजूद हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, वैसे तो ऑल गुड विशेस फॉर अफगानिस्तान, लेकिन वी डू नॉट वांट टू बी इन एनी लिस्ट जहां कोई चीज़ ना हो रही हो जी और हम भी उस लिस्ट में हो। तो पूरी दुनिया में जहां इतने मुल्क हैं हम और अफगानिस्तान रह गए हैं, क्यों? हमें तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इस लिस्ट में। तो और साथ एक खुशखबरी ये भी आपको बता दें कि पिछले 7 महीने से एक भी पोलियो का नया केस नहीं आया। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो कोविड वैक्सीनेशन की है और पोलियो की शायद इस तरह नहीं है, लेकिन आई लाइक टू लुक एट द ब्राइटर पिक्चर। तो 7 महीने से कोई नए पोलियो के केस की रिपोर्ट नहीं हुआ। सो आई एम वेरी हैप्पी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा जी, सिंध में कब से कब तक? आज से 26 सितंबर तक, यानी आज है जी 20 और 26 सितंबर तक ये मुहिम जो है चल रही है। और साथ ही प्लीज़ ट्रीट देम गुड। आपको पता है कोहाट का ये एक लेटेस्ट इंसिडेंट है कि पुलिस जो साथ जाती है पोलियो वर्कर्स को, एक उनमें से शहीद हुए। प्लीज़ इस तरह ना करें। और पंजाब में बाय द वे जो मुहिम है पोलियो के कतरों की वो 24 सितंबर तक जारी रहेगी। फ़ायदा उठाएं प्लीज़
और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ अब आपको मैं मिलूंगी इन द सेकेंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान एंड वी हैव अ सिंगर इन दैट सेगमेंट इज़ वेल। अच्छा जी, जल्दी से एक बात जो कि मुझे बड़े ट्वीट्स भी आ रहे हैं इस हवाले से कि जी आपने जिक्र नहीं किया कि न्यूजीलैंड की टीम किस तरह वापस की, बड़ा ही अफसोस हुआ। आई मस्ट से कि मतलब पूरे मुल्क को अफसोस हुआ और थोड़ा सा शौक भी हुआ कि ये किस तरह होता है, कंसिडरिंग कि हम किन किन हालात में जाके डिफरेंट मुल्कों में, खासतौर पे न्यूजीलैंड में हमने किस तरह खेला हुआ है। तो लिहाजा उनका अब चंद मिनट पहले बिफोर द मैच वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट उनका चले जाना बड़ा दुख हुआ है लोगों को। लेकिन दुख अच्छी चीज़ है, गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। माना कि उन्होंने रीज़न जो था वो नहीं बताया कि वो क्या थ्रेट था, वो एग्जैक्टली थ्रेट क्या था, बिकॉज अगर सच माने जो उनके लिए थ्रेट था वो हमारे लिए भी तो थ्रेट हो सकता है ना। तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि वो थ्रेट था क्या। तो वो थ्रेट डिस्क्लोज़ किए बगैर वो सारे चले गए, तो इसका अफसोस बहुत हुआ है। लेकिन इसकी तय तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस कैन हैव अ रोलिंग इफेक्ट। बाकी टूर्स जो हमारे साथ होने वाले हैं उन पे भी हो सकता है। तो येस, आप पूछ रहे थे मुझसे हाउ आई फील अबाउट इट। बहुत दुख हुआ। और आपको पता है कि क्रिकेट के हवाले से तो हम बड़े जज्बाती वैसे ही हो जाते हैं। एनीवे, सो इफ़ यू आर इनटू क्लासिकल म्यूज़िक देयर इज़ अ ट्रीट इन स्टोर फॉर यू। और हमें बहुत जल्द ये ज्वाइन करेंगे इन द स्टूडियो। लेकिन उससे पहले कुछ और ख़बरें हैं जो हम कर लें और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आजकल सियासी तौर पर काफ़ी सरगर्म हैं। उन्होंने 1 माह से कम अरसे में, अंदाज़ा करें, कराची का दूसरी बार दौरा किया है। हुकूमती इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल से उनकी वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर नून लीग ने कहा जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा, तमाम सूबों का एहतराम ज़रूरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जोग्राफियाई लिहाज से, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन उसकी महरूमियाँ देखें, फासले देखें, वहाँ पर उनके जो पानी का मसला है, वहाँ पर बिजली का मसला है। हमने हज़रत कायद आज़म का जो ख्वाब है उसकी ताबीर करनी है, तो फिर हमें सब सूबों को साथ लेकर चलना होगा। और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ कराची में पार्टी के बड़ों की बैठक में शरीक हुए और उन्हें हिदायत भी दी। लगता यही है कि नून लीग के सदर अगले इंतखाबात की भरपूर तैयारियों में हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में नून लीग की बेहतरीन कारकर्दगी ने बयानिए का मसला भी हल कर दिया है। कंटोनमेंट इलेक्शन की मुहिम में वोट को इज्जत दो के बजाय काम को वोट दो का नारा आया, जिसने अवाम में पजीराई हासिल कर ली। शहबाज शरीफ ने पंजाब में PTI की शिकस्त पर बड़ा दिलचस्प तबसरा भी किया है, वो जरा आप सुन लें। ये कोई मामूली मार्का नहीं, इसलिए कि कंटोनमेंट बोर्ड्स वो इलाके हैं जहां पर, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, जहां पर PTI ने जन्म लिया था और आज इसी जन्म भूमि में PTI की सियासी मौत वाक़या हुई है। और आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी और मरियम नवाज की खामोशी से शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमात से उनकी मुलाकात भी उनकी मुफाहमत की पॉलिसी का वाज़े सबूत है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने कंटोनमेंट इंतखाबात में जो नताइज दे दिए हैं, उसके बाद वोट को इज्जत दो का नारा कहीं दब गया है। बज़ाहिर लगता ये है कि अब नून लीग का हदफ नज़रियाती सियासत के बजाय अगले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालना होगा। मलिक अहमद खान फ्रॉम PMLN उन्होंने हमें ज्वाइन की है। सबसे पहले तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। और खान साहब, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सदर मुस्लिम लीग नून आजकल काफ़ी हमें मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादी से भी मिल लिया, लगता है वो इस हुकूमत को गिराने से ज़्यादा अगले इलेक्शन की तैयारी को टारगेट उन्होंने किया हुआ है। तो क्या हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं, ये समझा जाए तो लिहाजा अगले टारगेट पर चले गए? बड़े भरपूर अंदाज से बाहर इस वक्त निकल के, जहाँ पर कंटोनमेंट के इलेक्शंस में कामयाबी मिली है मुस्लिम लीग को, आपने देखा पंजाब में तो तकरीबन PTI को वाइप आउट हुआ कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में। तो ये बड़ी क्लियरली मुस्लिम लीग नून की जीत है, जिसमें लाहौर से तो मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हुआ, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पिंडी में भी आप देखें, सियालकोट में भी देखें, और वो बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट था। तो उन अरकान को मुबारक देने के लिए वो सियालकोट भी गए और बाकी जगहों पर भी उनका शेड्यूल है जाने का। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत को गिराने का जी, तो उसमें अददी नंबर्स का मसला है कि किसके पास अक्सरियत है
तो वो अगर उसमें कुछ इनकी सफ़ों में से निकलते हैं तरीके इंसाफ के या इत्तेहादियों में से या उनकी अपनी पार्टी में से, तो फिर ही इन हाउस चेंज हो सकती है। और दूसरी सूरत में कि एक बड़ी अवामी तहरीक हो जिसके नतीजे में एक गवर्नमेंट टॉपल हो जाए, और तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। और नेक्स्ट इलेक्शन इज़ नॉकिंग ऑन द डोर्स नाउ। ये हुकूमत कितनी देर कायम रह सकती है, मुआशी तौर पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कंटोनमेंट इलेक्शन की मुहिम में वोट को इज्जत दो के बजाय काम को वोट दो का नारा आया। फिर वही बातें जो आला क़यादत करती है कि इस पर जावेद लतीफ़ को नोटिस जारी कर दिया गया और अब हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें भी हैं। तो अब भी यही कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ और बयानिया जो है कुछ नहीं बदला, हालांकि पूरा स्लोगन बदल गया? देखिए, जहाँ तक काम को इज़्ज़त दो वाली बात है, तो ये तो बिल्कुल एक अपनी जगह पे एक हकीकत है कि जब भी आप फ्री एंड फेयर बैलेट पे जाएंगे तो काम को इज़्ज़त तो वोट के नतीजे में मिलेगी। और उसकी आपको जो मिसाल अभी रिसेंट मिलती है वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में मिलती है। और अगर ये काम को इज़्ज़त दो की बात जो है इसमें आपको, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड्स के लोकल गवर्नमेंट्स के हैं, तो लोगों के कंसर्न इसमें डेवलपमेंट के होते हैं, इसमें सीवरेज वाटर सप्लाईज़ के, इनके सड़क गली नाली के मसाइल का मसला है। और सब जानते हैं कि इसमें लोगों को बेहतर मुस्लिम लीग ने डिलीवर किया था। मुस्लिम लीग नून की एक स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ ये है कि बिल्कुल एक गवर्नेंस में उनका कोई इस हुकूमत के साथ, इस हुकूमत का मुस्लिम लीग के साथ कोई मैच नहीं है, वो आप भी जानते हैं। राइट, ठीक है, मान लेते हैं। मलिक अहमद खान साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा कि इधर भी कुछ बदला है कि नहीं? शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने कंटोनमेंट इंतखाबात में जो नताइज दे दिए हैं, पार्टी बड़ी खुश ऑब्वियसली उससे होगी, लेकिन क्या पार्टी में ये माना जा रहा है कि इससे पहले मरीम नवाज़ या दीगर जो तरीका गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आजमा रहे थे वो तो क्लियरली काम नहीं किया, वो ठीक नहीं था, तो नया तरीका ही बेहतरीन है, ये मान रहे हैं? ये देखिए, हर इलेक्शन के अपने ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में बेसिकली डेवलपमेंट एक बड़ा इशू होता है, और उसमें नॉर्मली हुकूमतें लोगों को ल्योर करती हैं वादों के साथ और इस चीज़ के साथ, लेकिन इस महंगाई ने और इस नॉन डिलीवरेंस ने इस गवर्नमेंट को बिल्कुल जो है उसकी साख को बुरी तरह मुतासिर की है। कंटोनमेंट बोर्ड्स में मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो आप जानते हैं कि कैंट के इलाकों में या डिफेंसेस के अंदर या जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी निस्बतन एक शरह तालीम भी बेहतर होती है, बाकी लिहाज से भी कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं। तो वहाँ पर लोगों का ये एक ओवरवेलमिंगली इस तरह से वोट देना इस बात की बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि लोग डेवलपमेंट के काम में और डिलीवरेंस पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक आप मरीम बीबी का कह रहे हैं, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी। वहाँ के इलेक्शन के हालात जो थे वो डिफरेंट थे। वोट्स मुस्लिम लीग ने थोड़े बैक नहीं किए, वो सीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, वो एक डिफरेंट पोजीशन है। उनकी कैंपेन बड़ी इफ़ेक्टिव थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी थी और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी थी। उसके अपने हक़ाइक़ हैं कि उसमें हुकूमत के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात हैं, बाकी बातें भी हैं, और जो एक कंपैरेटिव एडवांटेज गवर्नमेंट्स को होता है उन इलेक्शंस में वो भी था। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब हमें एक्सप्लेन करने का। लेकिन डेफिनेटली जो भी चेंजेस हैं दे आर वर्किंग आउट फॉर द पार्टी। क्लियरली हमने कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में ये देख भी लिया है, और उससे जो कॉन्फिडेंस आया है वो भी बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह भी हो रहा है, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की बातों में। मूविंग ऑन, एक और क्या कहूँ इसको मैं, किस्सा क्या कहूँ, अभी तो ये चल ही रहा है तो इसके हवाले से इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बात ऐसी है जो कि ज़रा ज़्यादा ज़ोर पकड़ती जा रही है, कॉन्फ्रंटेशनल होती जा रही है। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत कौमी इदारे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आ चुकी है। वफाकी वुज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए बाकी कमीशन मेंबरान से दखल अंदाजी का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद ये मामला मज़ीद पेचीदा होता नज़र आ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासत करना चाहते हैं तो इस्तीफ़ा और सियासी मैदान में आए। लगता है ऑपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़बान बोल रहे हैं। जरा सुन लें क्या कहा गया। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं, और इस मकसद के लिए
और EVM को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ हैं। यहाँ पर मैं जो दूसरे 2 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फैसले हैं उनको ख़ुद रिव्यू करिए। 2023 के इंतखाबात इस्लाहात के बाद ही होंगे, मुमकिन होंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। फवाद चौधरी साहब को आपने सुन लिया और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भी कह दिया है कि कुछ भी कर लें 2023 के पार्लियामानी इलेक्शंस तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही होंगे। हमने इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, अगर इलेक्शन कमिश्नर वो काम करना चाहते हैं जिसमें कि उनका तारीख में नाम आए, या अगर वो चाहते हैं कि वो एक वैसे ही एक आम सा एक वन ऑफ द सो मेनी ऑल्सो प्लेड वाले हों, वो फिर उनकी चॉइस है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाने को आइन से गद्दारी और आइनी इदारों पर हमला करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को पहले आग लगाने की धमकी दी, अब मुतनाज़े बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। अपोजिशन जमातें वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन के पास वुज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इख्तियारात मौजूद हैं। हालात सुधरने के बजाय बज़ाहिर खराब होते दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब में, फॉर्मर सेक्रेटरी ECP। इनसे हम समझते भी रहते हैं, पहले भी बहुत बार इनसे बात कर चुके हैं। कंवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आए हैं। सबसे पहले तो वुज़रा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सख्त तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है, रुकने को नहीं आ रहा, क्योंकि एक बात पे मुज़म्मत की जाती है तो 2 आ जाते हैं और कुछ कहने, तो इस पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बताएं इन वुज़रा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, असूली तौर पर हुकूमत के वज़रा का जहराना हमला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जारी व सारी है, उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतहाई मजबूत गैर जानबदार की हैसियत से उभर रहा है। पूरे पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी अपोजिशन का या सियासी जमात की कोई ज़रूरत नहीं है हमदर्दी की, हमायत की। पूरी कौम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है और जितना हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन पर जाराना हमला कर रहे हैं, उतना ही इलेक्शन कमीशन एक इंतहाई मजबूत, फ़हाल और गैर जानबदार इदारे की हैसियत से उभर रहा है। उनकी ताकत बढ़ रही है, उनकी साख बढ़ रही है। हुकूमती वज़रा के कहने से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की साख कमज़ोर नहीं हो रही। हुकूमती वज़रा के कहने पर 2 मेंबर जो हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, उनके दरमियान कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। वो दोनों मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक साथ खड़े हैं। और जहां तक ये नोटिस जारी करने का, ये तो कार्रवाई है, रस्मी सी कार्रवाई है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी गैर जानबदारी बरकरार रखने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। अभी तो एक्सप्रेशन कॉल की गई है, फिर शौका नोटिस जारी होगा, फिर इसके बाद तौहीन अदालत का केस बनेगा, तो इसमें तो काफी देर लगेगी। लेकिन बहरहाल स्टेप बाय स्टेप चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आईनी इख्तियारात हासिल है और वो इख्तियारात वफाकी वज़रा को नहीं है। आइन का आर्टिकल 90 सिर्फ 4-6-8 लाइनों पर मुश्तमिल है, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ताकत, उसकी सॉवरेंटी, उसकी इम्पार्शियलिटी, उसकी जानबदारी के लिए 2 चैप्टर मौजूद है। आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो वफाकी वज़रा तो चंद लाइनों पर लेकिन दिलशाद साहब, लेकिन वो वज़रा जो हैं वो मिलके एक मोमेंटम ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ पहले एक स्टार्ट हुआ, फिर 2-3 और आगे, तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये कुछ ना कुछ तो क्रिएट करती होंगी टेंशन ECP में। देखो, हुकूमती वज़रा की अवाम में जो क्रेडिबिलिटी है वो सबको मालूम है। पूरी वफाकी काबीना 55 मिनिस्टर जो है वो बेशक इलेक्शन कमीशन के साथ। अच्छा, चलें ये बताएं जी दिलशाद साहब,
ये बताएं कि अब वफाकी वुज़रा की जानिब, जो वफाकी वुज़रा है वो अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बाकी कमीशन मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुदाखलत करें, यानी टू स्टैंड अप अगेंस्ट हिम। अगर ऐसा होता है तो आप नहीं समझते कि इससे इदारे कमज़ोर होंगे? और अगर ये रवायत चल निकली, क्योंकि एक ने कर लिया तो अगला भी आगे करेगा, तो इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है? इलेक्शन कमीशन के दोनों मेंबर जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन के और आइन के मुहाफ़िज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ हैं। वो दोनों मेंबरों का जो मामला है वो कितनी हुकूमत क्या कहेगी उनको, वो तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन के आइन के मुताबिक चल रहे हैं ना। नोटिस जारी किए गए, तमाम मेंबरों के दस्तखत हैं। इसी तरह जो हुकूमत ने जो दो मेंबरों के दरमियान को कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन एक बात होती है ना, हुकूमत के वज़रा की तनकीद से आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लें, आवाम की सोच बदल गई। आवाम ने किस अंदाज से उनको पांच पार्टियों को किस अंदाज से नजरअंदाज किया। तो इसी तरह अब ये इसी तरह करते रहेंगे। वज़रा की क्या आवाम के अंदर कैंडिडेट है। अच्छा चले फिर एक राइट, एक और बात बताएं। असर पड़ेगा, बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा, फाल रहेगा और नोटिस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद होगा। चंद दिनों में डस्का की रिपोर्ट पेश होने वाली है, उससे सारा रुख बदल जाएगा। फिर वज़रा जो है आप अपनी जो है इंटीग्रिटी में पड़ जाएंगे और वही रिपोर्ट आने वाली है 3-4 दिन में। इसके बाद फॉरेन फंडिंग भी आ रही है। अच्छा फिर ये भी बता दें, ओके फाइन, ये तो आपने कह दिया कि बिल्कुल ईसीबी मजबूत है, वो इन चीज़ों से हिलने नहीं वाला, लेकिन हुकूमत तो बज़िद है कि हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही से आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि ऐसा मुमकिन नहीं। तो अगर हालात यही रहे तो किसी किस्म का आइनी बहरान नज़र आ रहा है आपको बनते हुए? आईनी बहरान कोई नहीं है। अगर इलेक्शन एक्ट मंजूर हो जाता है, पार्लियामेंट वाला दस्त है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चंद शहरों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा कर देगा। 2023 में हुकूमत की भी बात रह जाएगी और इलेक्शन कमीशन आइन की पासदारी भी कर बैठेगा। लेकिन 2023 के इंतखाब में पूरे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो मशीन का इस्तेमाल नामुमकिन है, क्योंकि 4 लाख जो होंगे आईनी जो हो गए एक्सपर्ट ओपिनियन करने वाले, उनको ट्रेनिंग देना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है। चंद महीनों में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है, डिलिमिटेशन हो रही है, इलेक्टोरल रोल अपडेट हो रहे हैं, मर्दमशुमारी हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कहाँ वक्त है? तो चंद शहरों में जो है अपना कानून की पासदारी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा कर देगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ताकि आइन भी बरकरार रहे, कानून भी बरकरार रहे और सबकी साथ भी मजबूत रहे। लेकिन पूरे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नाअमल, ना काबिल कबूल और अब उसके ऊपर अमल दरामद करना इंतहाई मुश्किल तरीन मसला है, वो नहीं होगा। अब उस टाइम तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी नहीं, ये गवर्नमेंट कहाँ होगी? और केयर टेकर गवर्नमेंट ने फैसला कर रहे हैं कि हमने आइंदा इंतखाब किस मशीनरी के तहत करवाना है। ये तो वैसे ही 18 अगस्त को फारिग हो जाएंगे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने फैसला करना है, इन्होंने कहाँ फैसला करना है? इन्होंने ये कैसे दावा कर रहे हैं हम 2023 में पूरे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आएंगे? पूरी सियासी जमातें खिलाफ हैं, पूरे स्टेक होल्डर खिलाफ है, सिविल सोसाइटी खिलाफ है, मीडिया खिलाफ है। यानी जब तक कंसेंसस नहीं होगा, जब तक ये कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, खासतौर पे असेंबली में नहीं होगी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कमर मोहम्मद दिलशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमें एक्सप्लेन करने का कि एक्चुअली हो क्या रहा है।